वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सीरीज 20 में अगला टॉपिक कर रहे हैं जूनियर का, जो कि है उद्योग धंधे, व्यापार एवं संचार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने सिविक्स और जो है हिस्ट्री के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और जो है थियरी को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, जूनियर के लिए प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 1948, 1950, 1956 में या फिर 1960 में? तो जो प्रथम औद्योगिक नीति थी इसकी घोषणा की गई थी 1948 में। ठीक है ना? तो जो आपका इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका 1948 है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो ये हुआ था 1956। प्रथम औद्योगिक नीति आपका 1948 था, दूसरा औद्योगिक नीति 1956। और उसके बाद एक और जो है पॉइंट आता है कि उदारीकरण जो आपका हुआ हुआ था, एलपीजी वाला जो प्रोसेस हुआ था, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। तो उदारीकरण कब हुआ? 1991 में। ओके, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 और प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति नहीं होती है? तो कौन सा ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ से लोहे के जो है लौह अयस्क की प्राप्ति नहीं होती है? डल्ली, राजहरा, क्योंझर, बेलाडीला या फिर झरिया? तो डल्ली राजहरा जो है ये छत्तीसगढ़ में यहाँ से प्राप्त होती है। क्योंझर से भी जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। बेलाडीला की खान भी, यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो झरिया है यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो यहाँ से हम कोयला प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से हम प्राप्त करते हैं कोयला, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो कोयले से जो झरिया की खानों से कोयले की प्राप्ति होती है, ये आप याद ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन आप पूरा ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके बाद आप आंसर देने का प्रयास किया कीजिए एग्जाम में। कुटीर उद्योग आपका साड़ियों की कढ़ाई, ये आपका कुटीर उद्योग में आएगा। ग्रामीण उद्योग में आपका माचिस निर्माण आएगा। लघु उद्योग में आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान आ सकता है। और भारी उद्योग में आपका लौह इस्पात कारखाना। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भारी उद्योग में तो लौह इस्पात कारखाना ये सही है। ठीक है, लघु उद्योग में आपके इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनाए जाते हैं ये आपके लघु उद्योग में आते हैं। उसके बाद जो आपकी साड़ियों की कढ़ाई, बुनाई और ये सब चीज़ें होती हैं ये आपका किस में आता है? कुटीर उद्योग में होता है। ठीक है ना? और ये जो आपका ग्रामीण उद्योग है ये माचिस निर्माण, तो माचिस निर्माण जो है आपके ग्रामीण उद्योग में नहीं आता है। ठीक है ना? ग्रामीण उद्योग में आपका माचिस निर्माण नहीं आता है। तो माचिस निर्माण किस में आता है? तो माचिस निर्माण भी आपका कौन सा उद्योग है? तो ये भी आपका लघु उद्योग ही है। ठीक है ना? अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो जो आपका राउरकेला है ये आपके किस देश के सहयोग से लगाया गया है? ये आपका लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इसको जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, या फिर रूस के, या फिर ब्रिटेन के, या फिर अमेरिका के? इसका तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी के सहयोग से। ठीक है ना? तो जो आपका राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। इसके अलावा भी जो लौह इस्पात संयंत्र हैं ये, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना? इसमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राउरकेला जो आपका लौह इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में है, ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया। उसके बाद दुर्गापुरा जो है, तो दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में है, इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया। इसके बाद आपका भिलाई है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? इसको किसकी सहायता से बनाया गया? तो रूस की सहायता से बनाया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बोकारो झारखंड है ये भी आपके रूस की सहायता से बनाया गया। और बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपके रूस की सहायता से बनाया गया। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, एक आपका जर्मनी है, एक आपका इंग्लैंड है, ये दोनों आप याद रख लेंगे। जर्मनी के लिए राउरकेला और इंग्लैंड के लिए दुर्गापुरा। इसके अलावा जो आपके ये तीनों हैं ये आपके रूस की सहायता से बनाए गए हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ये आपसे स्टेट भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात निर्माण करने वाला शहर है? तो सबसे बड़ा कौन सा शहर है जो लौह इस्पात उद्योग उत्पादन करता है? तो वो आपका जो है शहर की बात पूछी गई है। ठीक है ना? जमशेदपुर है, पिट्सबर्ग है, भिलाई या फिर डेट्रॉइट? तो इसका जो सही आंसर हो गया, जो आपका शहर है वो आपका कौन सा है? तो वो है आपका पिट्सबर्ग। ठीक है ना? दूसरे नंबर पे अगर आपसे शहर पूछा जाएगा तो दूसरे नंबर पे आपका जमशेदपुर है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका, और अगर आपसे देश पूछा जाएगा तो देश में पहले नंबर पे कौन है लौह इस्पात में? तो पहले स्थान पे देश में आपका चीन है। और दूसरे नंबर पे आपका कौन है? तो दूसरे नंबर पे भारत है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। तो पिट्सबर्ग जो है ये आपका
विश्व का सबसे अधिक लौह इस्पात बनाने वाला शहर है। ओके ना, यहाँ पे शहर की बात की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित लौह इस्पात कारखानों में सही सुमेलित नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस जगह पे लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं वो और उनके राज्य दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं। तो साकची छत्तीसगढ़ में है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, या डल्ली राजहारा आपका छत्तीसगढ़ में। तो डल्ली राजहारा आपका छत्तीसगढ़ में, ये आपका सही है, ठीक है ना। भद्रावती जो है ये आपका विश्वेश्वरैया वाला जो इस्पात संयंत्र है वो है आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अलावा कुल्टी में भी जो है पश्चिम बंगाल में भी एक आपके लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। लेकिन ये जो साकची है ये छत्तीसगढ़ में ना होकर के कहाँ पे है, ये आपके झारखंड में है, ठीक है ना। तो साकची कहाँ पे है, तो ये आपके झारखंड में है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। तो यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो साकची आपका कहाँ पे है, झारखंड में। बाकी आपका कुल्टी पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक, और डल्ली राजहारा जो आपका लौह इस्पात की जो है क्षेत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे प्राचीनतम उद्योग है वो आपका क्या है, लौह इस्पात कारखाना। मोटर वाहन उद्योग के लिए आपका डेट्राइट नगर प्रसिद्ध है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं, मुंबई को। या फिर प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना जो है ये कहाँ पे लगाया गया, 1854 में मुंबई में। तो ये इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका पहला वाला ही जो है सही सुमेलित नहीं है। विश्व का जो प्राचीनतम उद्योग है वो लौह इस्पात उद्योग नहीं है, जबकि क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है ना। मोटर वाहन के लिए जो है डेट्रॉइट नगर फेमस है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, सूरत को नहीं कहा जाता, मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी, इसको आप याद रखना। प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना जो लगाया गया वो 1854 में जो है मुंबई में लगाया गया था, ठीक है ना। तो सफल जो है सूती वस्त्र कारखाना की बात हो रही है, ठीक। तो ये आपके मुंबई में लगाया गया था। और विश्व का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो आपका कौन सा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, जून 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है उद्योगों से संबंधित करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। उदय कोटक को, उदय कुमार को, टीवी नरेंद्रन को, या फिर टीवी सोमनाथन को। तो जून 2021 में ये जो है नियुक्ति की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ की, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं टीवी नरेंद्रन जी, ठीक है ना। तो टीवी नरेंद्रन को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो टाटा स्टील लिमिटेड के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक थे, कौन, टीवी नरेंद्रन। इनको हैं ये, और इन्हें 2021-22 के लिए जो है 1 वर्ष के लिए आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेशम का उत्पादन केवल भारत में होता है। तो कौन सा रेशम का ऐसा जो है किस्म है, वैसे होते तो ये चारों जो है भारत में है, ठीक है ना। शहतूत, एरी, टसर और मूंगा, ये सब के सब जो है चारों किस्मों का विकास भारत में होता है। लेकिन ऐसा कौन सा है जिसका विकास केवल भारत में होता है, यानी कि भारत के अलावा वो और कहीं नहीं होता। तो वो आपका कौन सा सिल्क है, वो आपका मूंगा सिल्क है, ठीक है ना। तो मूंगा सिल्क का जो है जो उत्पादन है ये केवल भारत में होता है और किसी देश में नहीं होता। बाकी टसर, एरी, शहतूत, इन तीनों का जो है और देशों में होता है, ठीक है। और भारत में चारों का होता है, ये भी याद रखना, ठीक। तो मूंगा जो है भारत में उपयुक्त चारों किस्म की रेशम का उत्पादन होता है, और मूंगा रेशम जो है इसके उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, ठीक। यानी कि केवल भारत में जो है मूंगा सिल्क का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को, ये तो आपका सही हो गया। आपसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है, ये क्वेश्चन 2 बार मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो आपका अलग होगा, ठीक। तो इसका तो सही सुमेलित है, तो ये पहला ही आपका सही सुमेलित है, ठीक है, ये आपका सही हो गया। सुनहरा रेशा आपका कपास को कहते हैं, जी नहीं, ये आपका गलत है। सिलिकॉन वैली ऑफ नोएडा, ये भी गलत है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड हम किसको कहते हैं, तो पेट्रोलियम उद्योग को कहते हैं, ये भी आपका गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो आपका सूती वस्त्रों की राजधानी है ये तो आपकी मुंबई हो गई, ये आपको अभी बताया गया। इसके अलावा जो है सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, या फिर गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है पटसन, पटसन यानी कि जूट, जूट को ही पटसन बोला जाता है, ठीक है ना।
और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आपका कौन सा है? बेंगलुरु है, नोएडा नहीं है, ठीक है। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बनाए जाते हैं, ये भी याद रखना। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड या आधुनिक उद्योगों के रीढ़ की हड्डी जो है किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को, याद रखिएगा, ठीक है। तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कौन है? लौह इस्पात उद्योग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के अधीन होता है? यानी कि किस प्रकार के उद्योग जो हैं जिसका स्वामित्व जो है और संचालन किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन, यानी कि सरकारी जो है। कौन सी हैं? सहकारी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग या फिर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो आप लोग ये सहकारी मत लगाइएगा, ठीक है ना, सहकारी नहीं होता। ये आपका सरकारी चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक। तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इनका जो संचालन होता है और स्वामित्व तो ये सरकार के अधीन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संचार का एक साधन नहीं है? यानी कि संचार के साधन आपको बताने हैं, कौन सा नहीं है आपको बताना है, ठीक है ना। डाक तार सेवा, तो डाक तो आप भेजते हो संचार के लिए, ये तो आपका सही है। टेलीफोन, एक दूसरे के पास जो है कॉल करके बिना उनके पास गए आप लोग बातचीत कर लेते हो, तो ये भी आपका संचार का माध्यम है। ईमेल भी आपका क्या है? संचार का माध्यम है। जबकि रेलवे जो है ये आपका परिवहन का माध्यम है, ठीक है ना, ये आपका संचार का माध्यम नहीं है। इसीलिए आपका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? रेलवे। रेलवे एक संचार का माध्यम नहीं है, रेलवे से आप बातचीत नहीं करते हो, ठीक है ना, अपनी सूचनाएं जो है। अब देखिए, संचार क्या होती है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेशों, सूचनाओं, विचारों, समाचारों, इन सब का आदान प्रदान किया जाता है। रेलवे क्या है? रेलवे परिवहन या यातायात का एक साधन है, ठीक है ना। बाकी और सब आपके जो है किसके साधन है? ये सब आपके संचार के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के प्रीमियम कपास ब्रांड को विश्व कपास व्यापार में किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी देखिए, ये भी आपके व्यापार से संबंधित ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, तो याद रखिएगा इसको कि जो आपका एक कपास ब्रांड जो है भारत द्वारा लॉन्च किया गया, तो उस कपास ब्रांड का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे जो आपका व्यापार होता है कपास का, उसमें इसको किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कपास के नाम से, गोल्डन कपास के नाम से, राजा कपास या फिर दिव्य कपास? तो इसको जाना जाएगा आपके कस्तूरी कपास के नाम से, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका कस्तूरी कपास है। तो ये आपकी अभी अभी जल्दी में लॉन्च किया गया था ये, ठीक है ना। तो एक भारत का कपास ब्रांड का नाम क्या है? तो वो है आपके कस्तूरी कपास, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार जो है किस मार्ग के द्वारा होगा? वायु मार्ग से करेंगे हम लोग, या फिर जल मार्ग से, या फिर स्थल मार्ग से, या फिर इनमें से किसी से नहीं? तो गायब होके जाएंगे क्या? नहीं होगा किसी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जल मार्ग के द्वारा, ठीक है ना। तो जल मार्ग के द्वारा होगा ये आपका, ठीक। तो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार जो होता है वो आपके भारत का जल मार्ग के द्वारा होता है। लगभग कितना व्यापार जो है जल मार्ग से होता है? तो 98% जो है ये जल मार्ग से होता है, और 2% आपके स्थल मार्ग और वायु मार्ग दोनों मिला के होता है, ठीक है ना। तो व्यापार में 98% जो है ये आपके जल मार्ग से होता है। स्थल मार्ग द्वारा आपके व्यापार अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तो अभी बंद है फिलहाल, और इन्हीं देशों के साथ जो है व्यापार होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कौन सा देश 2020 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझीदार बन गया? तो व्यापार में जो है, जो साझीदार में जो है नंबर 1 बन गया भारत के साथ, कौन सा देश बन गया आपका? मलेशिया बन गया, चीन बन गया, सिंगापुर या फिर कनाडा? तो अभी हाल ही में जो है 2020 में जो आपका था, इसमें चीन जो था ये जो है सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझीदार बन गया। इसके पहले कौन था? इसके पहले था अमेरिका, ठीक। तो चीन ने 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया, जो कि 2018-19 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। यानी कि पहले संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन अब जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार कौन है? तो वो है आपका चीन है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डाक तो आपको भी बताया गया कि डाक क्या है? संचार का एक माध्यम है, ठीक है ना। तो संचार का एक माध्यम है आपका। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना आप लोग, 1766 ईस्वी में सबसे पहले जो है डाक प्रणाली शुरू की गई, ठीक है ना। तो कोई और जो आपका डलहौजी वाला सन मत याद करिएगा, ये आपका जो स्टार्ट होने का सन है ये आपका जो है 1766 ही है, ठीक है ना।
तो 1766 में आपका डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ और 1986 में आपका स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई डाक सिस्टम में, ठीक है ना। तो स्पीड पोस्ट सेवा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो आपके 1986 से स्टार्ट हुई है। और डाक प्रणाली कब की है, तो 1766 की। इसके अलावा पॉइंट याद रखना कि जो ये भारतीय डाक है ये विश्व में सबसे बड़ा डाक प्रणाली है, यानी कि इतनी बड़ी डाक प्रणाली पूरे विश्व में किसी देश की नहीं है जितना जो है आपके भारत का है। इसके अलावा अब जो है आप सब जानते हैं कि जो आपके डाक है वहाँ पे आप पैसे भी जमा कर सकते हो। पैसे जो है वहाँ पे एक पेमेंट बैंक खुल गया है फिलहाल। तो जो है ये भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक भी है। कौन? भारतीय डाक, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक कौन है, तो वो है आपका भारतीय डाक। तो भुगतान बैंक अभी आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इस तरह से कई पेमेंट बैंक खुले हुए हैं, ठीक है ना। विश्व व्यापार द्वारा जारी की जाने वाली व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो व्यापार सुगमता सूचकांक जो है विश्व बैंक इसको प्रस्तुत करता था, लेकिन अब जो है अभी जो है आपके सितंबर महीने का करंट अफेयर्स ये है कि विश्व बैंक ने ये व्यापार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया, ठीक है ना। यानी कि ये अब आगे से जो है इस रिपोर्ट को नहीं प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका 2020 में जो प्रदर्शित मतलब कि ये जो रिलीज हुई थी आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये आपकी लास्ट रिपोर्ट थी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका 63rd हो गया, ठीक है ना। तो विश्व बैंक ने जो आपका व्यापार सुगमता सूचकांक लॉन्च किया था इसमें भारत की रैंक थी 63rd। तो ये देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसको कहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। नई दूरसंचार नीति को कब मंजूरी दी गई? तो नई दूरसंचार नीति, पहले दूरसंचार नीति आई थी 2012 में, ठीक। तो पहले तो 2012 में आया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर से दूरसंचार नीति कब आई, तो वो आई 2018 में, ठीक है ना। तो 2018 में नई दूरसंचार नीति आई थी, ठीक। इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो है 2022 तक 5G सेवा को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति थी वो 2012 में आई थी। तो याद रखना जो पहले आई थी वो थी, उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। उसके बाद जो नई वाली आई 2018 में, ठीक है ना, तो वो आपका उसका नाम रखा वो था आपका नई दूरसंचार नीति 2018। तो सबसे पहले दूरसंचार नीति 2012 में आई थी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के नाम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो ये जो है एक समझौता होता है, मुक्त व्यापार समझौता। किसी भी देश में जो है समझौते कर सकते हैं, मतलब कि वो आप व्यापार कर सकते हो। इसमें भारत ने साइन नहीं किया है, आप इसको ध्यान रखना। जो RCEP है इस समझौते में भारत ने साइन नहीं किया है, ठीक है ना। और लागू करने वाला जो मतलब कि इसमें इस पर जो है साइन करने वाला, इसको लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो वो था आपका सिंगापुर, ठीक है ना। तो सबसे पहले RCEP जो है कहाँ पे स्टार्ट किया, तो आपके सिंगापुर ने इस समझौते को सबसे पहले लागू किया। तो सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता जो था रीजनल कोऑपरेशन फॉर, इस तरह से कुछ ऑप्शन करके इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपका जो आपका लागू करने वाला पहला देश था ये आपका सिंगापुर था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। भारत द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आपका भारत ने लॉन्च किया है नवीनतम संचार उपग्रह, अभी हाल ही में लॉन्च किया था पिछले साल दिसंबर 2020 में। ये आपका 42वां संचार उपग्रह था, ठीक है, 42वां संचार उपग्रह था। इसके पहले 2011 में संचार उपग्रह भेजा गया था, ठीक। उसके बाद अब ये 2020 में भेजा गया है। तो ये जो है संचार उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है CMS-01, ठीक है ना। तो ये आपका नवीनतम आपका संचार उपग्रह है जिसका नाम है CMS-01। 17 दिसंबर 2020 को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से भेजा था? कभी कभी लॉन्च व्हीकल का नाम भी पूछ लेता है। चंद्रयान में ये व्हीकल का नाम लगभग हर एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें भी आप याद रखना PSLV C-50 जो है, इससे भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया गया था। तो ये आपका संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको संचार वाले चैप्टर में इसको पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अभी हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया है। तो ये भी संचार का एक माध्यम होता है फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें जो आपका डाटा होता है ना वो आपके प्रकाश किरणों के रूप में जो है आगे बढ़ता है, एक एंड से दूसरे एंड तक जो है प्रकाश के रूप में जाता है ये फाइबर ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। तो फाइबर ऑप्टिक्स में एक एंड से दूसरे एंड तक प्रकाश के रूप में जाता है, ठीक। फाइबर ऑप्टिक्स को और क्या कहा जाता है? अगर किसी को याद हो तो क्या करेंगे, वो कमेंट करके जो है मुझे बताएंगे ज़रूर, ठीक है ना।
तो जिसने इसका स्टार्ट मतलब कि जो इनके जनक थे, फाइबर ऑप्टिक्स का जो जनक था, उनका नाम क्या था? नरेंद्र बत्रा था, नरेंद्र कुमार सिंह था, नरेंद्र सिंह कपानी था, या फिर नरेंद्र साहनी था? तो इसका जो सही आंसर होगा, याद रखना, ये नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है ना। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है, क्योंकि ये आपके फाइबर ऑप्टिक्स के जनक थे, ठीक। तो नरेंद्र सिंह कपानी इनका नाम है, याद रखना। नहीं, इसमें तो करंट अफेयर्स में बन सकता है, और क्या। तो नरेंद्र सिंह कपानी फाइबर ऑप्टिक्स के जनक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग। जुलाई 2021 में संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखिए, आपका संचार मंत्री भी अभी हाल ही में बनाए गए, नए संचार मंत्री बनाए गए, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। तो ये किसको बनाया गया? अश्विनी वैष्णव को, किरण रिजिजू को, अनुराग ठाकुर को, या फिर धर्मेंद्र प्रधान को? तो ये जो बनाया गया, ये बनाया गया अश्विनी वैष्णव को, ठीक है ना। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव हमारे देश के रेल मंत्री भी हैं, ठीक है ना। तो इनके अलावा ये रेल मंत्री भी हैं, और आपके संचार मंत्री भी किसको बनाया गया? तो वो आपके बनाया गया है अश्विनी वैष्णव को, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है हमारे सामने। मैंने सोचा था खत्म हो गया। भारत और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो आपका अंकटाड है, ठीक है ना। अंकटाड एक संस्था है, ठीक है। ये आपका इसके महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, तो पहली बार इसमें एक महिला की नियुक्ति की गई है। ये अंकटाड है, ठीक है ना, याद रखना, ये WTO नहीं है, ठीक। अगर इसका ये WTO अगर पूछा गया होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, नागोजी ओंकाजा एविएला। लेकिन यहाँ पे अंकटाड में भी पहली महिला नियुक्त की गई, जिसका नाम क्या है? रेबेक्का ग्रीन्सपैन, ठीक है ना। तो रेबेक्का ग्रीन्सपैन इनका नाम है। ये आपकी पहली महिला हैं जो कि अंकटाड की महासचिव नियुक्त की गई हैं। जो आपका नागोजी ओंकाजा एविएला है, ये भी प्रथम महिला नियुक्त की गई हैं, लेकिन किसमें? WTO में, ओके। तो याद रखना इसको, ये वाला आपका क्वेश्चन सही हो गया होगा। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आप वीडियो क्या करेंगे? शेयर कर देंगे, ठीक है। शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मुझको भी जो है इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वरना इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा। लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब जगहों पे तो आपने फॉलो कर ही लिया होगा।